दावोस में जो हुआ वह किसी सामान्य सम्मेलन का हिस्सा नहीं था। बंद कमरों में हुई बातचीत ने दुनिया की ताकतों को हिला दिया। अमेरिका, यूरोप, रूस और चीन की नजरें अचानक एक ही दिशा में टिक गईं, और वह दिशा थी भारत। लंबे समय से नाटो के अंदर एक गहरा असंतोष पल रहा था। यूरोपीय देशों को लगने लगा था कि अमेरिका की घरेलू राजनीति का असर सीधे उनकी सुरक्षा पर पड़ रहा है। कभी प्रतिबंध, कभी धमकी, कभी अचानक रणनीति बदल देना, इन सब ने नाटो की विश्वसनीयता को कमजोर किया था। और इसी असंतोष ने दावोस में एक नई सोच को जन्म दिया। यहीं भारत की एंट्री हुई। दावोस में भारत और नाटो के बीच हुआ समझौता किसी औपचारिक गठबंधन से कहीं आगे था। यह एक रणनीतिक बदलाव था। पहली बार नाटो को यह एहसास हुआ कि सुरक्षा सिर्फ हथियारों से नहीं, बल्कि संतुलन, भरोसे और आर्थिक स्थिरता से आती है। और यही भारत की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी। इसी बदलाव ने वॉशिंगटन को बेचैन कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप की प्रतिक्रिया ने साफ दिखा दिया कि उन्हें इस तेजी की उम्मीद नहीं थी। अमेरिका दशकों से नाटो को अपने प्रभाव का विस्तार मानता आया था, लेकिन भारत के आने से यह समीकरण बदल गया। अब नाटो सिर्फ वॉशिंगटन के इशारों पर चलने वाला संगठन नहीं रहा। हालांकि दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी के अभी करके ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज के लिए यूरोप के लिए यह एक राहत की तरह था। फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन और नॉर्डिक देशों ने भारत की भूमिका का खुलकर समर्थन किया, क्योंकि उन्हें भारत ऐसा नेतृत्व लगा जो न दबाव डालता है और न ही किसी पर प्रभुत्व जमाता है। ग्रीनलैंड का मामला इस नए संतुलन की पहली परीक्षा बना। अमेरिका वहां के रेयर अर्थ मिनरल्स पर नजर रखे बैठा था, लेकिन नाटो ने डेनमार्क की संप्रभुता का समर्थन किया और अमेरिका को साफ संदेश दे दिया कि अब एक तरफा फैसले नहीं चलेंगे। भारत ने यहां बेहद संतुलित भूमिका निभाई। उसने न किसी देश के खिलाफ बोला और न किसी के पक्ष में, केवल अंतर्राष्ट्रीय कानून और सहयोग की बात रखी। और यही रुख नाटो देशों को सबसे ज्यादा भरोसेमंद लगा। रूस और चीन ने भी इस बदलाव को महसूस किया। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भारत की भूमिका की सार्वजनिक रूप से सराहना की, जो केवल औपचारिक बयान नहीं था, बल्कि इस बात का संकेत था कि अगर नाटो संतुलन की नीति अपनाता है तो टकराव कम हो सकता है। चीन भी आक्रामक भाषा से पीछे हटता दिखने लगा, क्योंकि उसे समझ आ गया कि नाटो अब केवल अमेरिका के जरिए चीन को घेरने वाला मंच नहीं रहेगा। भारत के नेतृत्व में नाटो का मतलब ध्रुवीकरण नहीं, बल्कि स्थिरता होने लगा। धीरे धीरे नाटो के भीतर एक नया अनौपचारिक शक्ति केंद्र उभरने लगा, जिसमें भारत, फ्रांस, जर्मनी और कुछ नॉर्डिक देश शामिल थे। यह समूह खुले तौर पर सामने नहीं आया, लेकिन असली फैसले यहीं होने लगे। अमेरिका की मौजूदगी औपचारिक रह गई, जबकि रणनीति कहीं और बन रही थी, और यही बात वॉशिंगटन को सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी। दावोस के बाद एक और बड़ा घटनाक्रम सामने आया, जब नाटो और ब्रिक्स के बीच बैक चैनल बातचीत शुरू हुई और उसका केंद्र भारत बना। यूरोप ऊर्जा संकट और युद्ध की थकान से गुजर रहा था। रूस और चीन पश्चिमी दबाव से बाहर निकलने के रास्ते तलाश रहे थे, और भारत दोनों से बात कर सकता था बिना किसी के एजेंडे का औजार बने। अमेरिका ने इसे अपने लिए सबसे बड़ा खतरा माना। पेंटागन के भीतर नाटो को अंदर से कमजोर करने की योजनाएं बनने लगीं, और कुछ देशों के साथ अलग अलग सैन्य समझौतों के जरिए संतुलन को तोड़ने की कोशिश की गई। लेकिन यूरोपीय खुफिया एजेंसियों को इसकी भनक लग गई, और यह जानकारी भारत तक पहुंच गई। भारत ने कोई सार्वजनिक बयान नहीं दिया, लेकिन उसने यह स्पष्ट कर दिया कि अगर नाटो को कमजोर करने की कोशिश हुई तो वह केवल दर्शक नहीं रहेगा। यही संकेत कई देशों को पीछे हटाने के लिए काफी था। इसके बाद अमेरिका ने एशिया प्रशांत में तनाव बढ़ाकर भारत का ध्यान हटाने की कोशिश की। ताइवान और दक्षिण चीन सागर को लेकर बयानबाजी तेज हुई, लेकिन भारत ने इस जाल में फंसने से इनकार कर दिया। उसने साफ कर दिया कि वह किसी भी मोर्चे पर मोहरा नहीं बनेगा। यह फैसला अमेरिका की उस पुरानी रणनीति के खिलाफ था, जिसमें वह संकट पैदा करके नेतृत्व अपने हाथ में रखता था, लेकिन इस बार संकट ही अप्रासंगिक हो गया।
अब नाटो की नई रणनीतिक सोच में पहली बार यह माना जाने लगा कि भविष्य की सुरक्षा केवल सैन्य ताकत से नहीं, बल्कि आर्थिक स्थिरता, सप्लाई चेन, ऊर्जा सुरक्षा, टेक्नोलॉजी, साइबर डिफेंस और समुद्री मार्गों से तय होगी, और इन सभी क्षेत्रों में भारत की भूमिका निर्णायक होती जा रही थी। यही कारण है कि नाटो कमजोर होने की बजाय एक नए रूप में उभरता दिखाई देने लगा। यह केवल सैन्य गठबंधन नहीं, बल्कि बहुध्रुवीय स्थिरता का मंच बनने की ओर बढ़ रहा था। यह कहानी सिर्फ नाटो की नहीं, बल्कि पूरी वैश्विक सत्ता व्यवस्था की है। दुनिया अब किसी एक देश के इशारों पर नहीं चलना चाहती। वह संतुलन, संवाद और स्थिरता चाहती है, और इसी बदलाव के केंद्र में आज भारत खड़ा दिखाई दे रहा है। खेल खुल चुका है, पुराने नियम टूट रहे हैं और नई विश्व व्यवस्था धीरे धीरे आकार ले रही है।